नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 13th वन। अभी हम लोग ने कल तक में जो पढ़ा था, अगर तुम लोग ढंग से याद होगा तो हम लोग ने रिटायरमेंट वाला जो पार्ट था वो प्रॉपर्ली एंड अप कर लिया है, ठीक। और हमने कल ही तुमसे ये कहा था दैट हम लोग आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डेथ वाला पार्ट। और उस डेथ वाले पार्ट को पढ़ाने से पहले मैंने कल एक बात और कहा था दैट रिटायरमेंट का मोर देन 90% हिस्सा रिपीट करता है। कहाँ पे? डेथ में। सिर्फ एक दो एस्पेक्ट है जहाँ पे कुछ अलग रहेगा डेथ वाले केस में। रिटायरमेंट डेथ का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि दोनों में ही पार्टनर जा रहा है, बस फ़र्क इतना सा कि एक में जा रहा है अपने खुद के कंसर्न से, अपने मर्जी से अपना एक डेट फिक्स करता है, लाइक साल के शुरुआत में या साल के अंत में, तो एक प्रिसाइज अपने अकॉर्डिंग काम करता है। बट डेथ में क्या होता है, वो चीज़ें अनसर्टेन होता है ना, तो उसमें रैंडम डेट आ जाता है। और जब डेट रैंडम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इन बिटवीन हो गया है इसका मतलब, तो इसका मतलब उसने जितना भी काम किया है उस डेट तक, वो उतने डेट तक का क्या मांगेगा, प्रॉफिट। हालांकि वो नहीं मांगेगा, उसके डेथ के बाद जो उसका नॉमिनी जिसको वो रिकमेंड किया होता है अपने डेथ के पहले का, हर एक पार्टनर लिख के जाते हैं कि हाँ भाई कभी मेरा डेथ हो जाए तो मेरे बिहाफ में मेरा सारा जो पैसा है, वेल्थ है फर्म के अंदर, वो किसको दे दिया जाए, मेरे इस पर्सन को। इट कैन बी, अगर कोई फादर है तो उनके बेटे को मिल जाएगा, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रॉफिट वाला जो टर्मोलॉजी है यहाँ पे कि प्रॉफिट का भी हिस्सा मिलता है टिल जब उसका डेथ होता है उस दिन तक, बाकी सब कुछ रिपीट होता है। तो रिटायरमेंट हम लोग का बहुत जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, बहुत इसमें हार्ड नहीं है। जितना हमने एफर्ट लगाया है टिल नाउ किस पे, रिटायरमेंट वाले अप्रोच को समझने में, और उससे भी ज़्यादा एफर्ट का हमने लगाया था एडमिशन के टाइम पे। तो थोड़ा चीज़ों को कनेक्ट करो। अब हम तुम्हें ढंग से पहले क्या पढ़ाते हैं, चैप्टर 2 NPSR याद है, प्रॉफिट सेंड रेशो चेंज होना, तो उसका बहुत सारा एस्पेक्ट कहाँ आ गया था, एडमिशन में, है ना। फिर एडमिशन में बहुत ढंग से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, और लगभग बहुत से क्वेश्चन पिकअप किए उसमें ना, क्योंकि वो हमारा हेल्प किया था रिटायरमेंट को जल्दी से कवर कराने में, बिकॉज ये चीज़ रिपीट होती। तो एडमिशन हमारा हेल्प किया रिटायरमेंट में। अब रिटायरमेंट जब पढ़ लिए ना तो ये हमारा टोटली हेल्प करेगा डेथ में। सिर्फ एक दो एस्पेक्ट नया आएगा, बाकी सब रिपीट होने वाला है। तो मतलब ये चीज़ हमारा जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। तो अभी हमारा 13th है, सॉरी, हो सकता है 3 या 4 वीडियोस में, लेक्चर्स में लोग कवर भी कर ले, और फिर 1 या 2 मान लो PYQs लगवाने में, तो नियर अबाउट 18-19 क्लास तक जाएगा। और जब ये एंड अप होगा उसके बाद मूव करेंगे हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर, का नाम क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो एक सेपरेट यूनिक नया चैप्टर होगा, बहुत हार्ड नहीं है, वहाँ भी 15-20% पढ़े हो पहले से, लेकिन बहुत कुछ नया भी आएगा, बट वो लेंदी नहीं है। तो जो हमारा टारगेट चल रहा था, आज तारीख क्या है आयुष, आज 7, मेरे हिसाब से 10 अगस्त अप्रॉक्स मान लो इस चैप्टर के एंड का, डेथ तक का पढ़ने का। और इसके बाद जब PYQs ख़त्म हो जाएगा तो उम्मीद पूरा करो कि हम डिसोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि नियर अबाउट 20-25 अगस्त तक हो जाए बिना जल्दीबाजी के। और उसको ढंग से पढ़ना, बिकॉज उसमें कनेक्शन बहुत कम रहेगा रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन का, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक नया आएगा। लेकिन जब वो ख़त्म होगा 25 अगस्त मैक्सिमम के आसपास तक, तो हम बिना वेट किए स्टार्ट करेंगे शेयर्स, सेकंड बुक का पहला चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में वो चैप्टर दे दिया जाता है हाफ ईयरली में। नहीं भी दिया गया तो कोई इशू नहीं है, तुम पढ़ लोगे ज़्यादा अच्छा है, बाद में पढ़ना वैसे भी रहेगा। अब पूरा सितंबर मंथ डिस्टर्ब होगा किसमें, हाफ ईयरली में, तो वहाँ शायद हम नया ना पढ़ा पाएँ, रिवाइज करवाएं तुम लोग के लिए पूरा क्वेश्चंस को और डिस्कस करें। एंड जब दोबारा अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर नवंबर वो जो 2 महीना है वहाँ ढंग से पढ़ा जाएगा इसी सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर डिबेंचर एंड तीसरा बुक। तो चीज़ें बहुत कंट्रोल में चल रहा है। अब आते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, नाम क्या है, डेथ। और मैंने पहले भी कहा दैट इस चैप्टर में कुछ खास नया नहीं आने वाला। अभी तुम लोग को मैंने एक जो फोटो सर्कुलेट किया था जिसमें कि फॉर्मेट बना था डेथ का, बना लियो, चलो डिस्कस करते हैं। अच्छा एक बात जानते हो, डेथ वाले जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डेथ का मतलब किसी पार्टनर का डेथ अगर हो जाए, तो इन दैट केस जो क्वेश्चन बनकर आता है वो मोस्टली बनकर आता है इस तरह का कि वहाँ पे प्रिसाइज करके बोल देगा कि ओनली प्रिपेयर द डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जिसका डेथ हुआ है सिर्फ उसका बनाइए। हम लोग आमतौर पे क्या कर देते हैं, अगर हम लोग
रीवैल्यूएशन बनाने के बाद जब मेंटेन करते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ हम लोग क्या करते थे, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो ऑल 3 का कॉलम बनाते थे और सबका डेटा पुट करते थे और लास्ट में तीनों का बैलेंस निकालते थे। लाइक कोई अगर चला गया है तो उसका लोन या कैश में करके साइडलाइन करके फिर जो बाकी 2 रह गए उनका बैलेंस निकालते थे। तो ये तीनों का तुम एक साथ करते थे। बट डेथ वाले केस में क्या होता है, रेयरली तुम्हें कभी कहेगा कि सबका बनाओ, वहाँ लिख कर आता है सवाल 4 मार्क्स का आता है मैक्सिमम, 6 मार्क्स बहुत रेयरली जाता है डेथ का। वहाँ पे क्या लिख कर आएगा प्रॉपरली कि ओनली प्रिपेयर डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब मुझे एक का बना रहेगा जिसका डेथ हुआ है। तो हम लोग वही सीखने वाले हैं, रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल किसका, जिसका डेथ हुआ है, एंड दैट्स इट। रीवैल्यूएशन में कुछ भी नया नहीं है, वो 100% सेम अभी भी है। जो पीछे पड़े हो रिटायरमेंट में एडमिशन में वही रिपीट होगा, तो वहाँ दोबारा अभी फोकस नहीं कर रहे हम। जो नया पार्ट है वहाँ फोकस करते हैं कि अगर हमसे कहा जाए ओनली प्रिपेयर व्हाट द डिजीज्ड, एक मिनट, या जिसको कैसे डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उस पार्टनर का अगर हमको कहा जाए एग्जाम में कि प्रिपेयर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हो सकता है उसमें मैं कंटेंट दिया रिवैल्यूएशन का भी, तो वो तो तुम नॉर्मल जैसे की वैसे भी करोगे, रिटायरमेंट हो डेथ डजंट मैटर। बट जो नया पार्ट आएगा कि अगर तुमसे कहा है ओनली प्रिपेयर डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ पे क्या करोगे, बेवजह का जो पार्टनर्स अभी रिमेनिंग है या जो जिंदा है, जो पार्टनर्स फर्म को नहीं छोड़े हैं, तो उनसे मतलब नहीं है अभी। हम क्या करेंगे, सीधा बनाएंगे उस डेथ वाले पार्टनर का ही फॉर्मेट, मतलब कैपिटल अकाउंट। याद दिलाओ कि हम लोग ने जो पढ़ा था रिटायरमेंट के टाइम पे कि नॉर्मली जब पार्टनर्स रिटायर करते हैं तो उस दौरान क्या क्या पार्टनर्स को मिलता है इन जनरल, याद करो क्या क्या था, क्योंकि जो सबको मिलता है उसको ही मिलेगा, बिकॉज ये भी पार्टनर्स कभी रहा होगा फर्म का, भले डेथ हो गया है बट जब तक लिविंग था, जिंदा था, तो उसको वो चीज़ मिलना चाहिए था ना, बिकॉज वो भी एज ए एग्जिस्टिंग पार्टनर तौर पे रहा हो फर्म के अंदर। तो इन दैट केस जो रिमेनिंग पार्टनर्स चीज़ों को हकदार रहते हैं वो ये भी रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो बहुत बेसिक है, जो रिपीट था रिटायरमेंट में भी, कि ये अपना क्या मांगेगा, भले डेथ हो गया है, जो भी इसका नॉमिनी होगा इसके बिहाफ पे, वो क्या मांगेगा अपने डिजीज पार्टनर के बिहाफ पे, सबसे पहला उसका बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। ये तुम्हारे क्वेश्चन में हमेशा दिया भी रहता है, ऑलवेज दिया रहेगा, नहीं दिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कैपिटल जो चला आ रहा था वो उसको चाहिए तो वहाँ पे आएगा, बिकॉज लाइबिलिटी है तो ओपनिंग होता है क्रेडिट साइड में। ये हम लोग वहाँ भी किए थे नॉर्मल जो पूरा पढ़ते थे, तीनों का एक साथ या ऑल पार्टनर एक साथ। याद कि उसमें और क्या आता था, मैंने याद तुम्हें करवा 4 चीज़ें ना, बैलेंस, रिवर्सन प्रॉफिट लॉस, रिजर्व्स एंड उसको गुडविल। याद आ रहा है, रिटायरमेंट रिकॉल करा रहे हैं हम। तो जो रिटायरमेंट के केस में तुम कंडीशंस लेके चलते थे सॉल्व करते वक्त, सेम यहाँ भी रहेगा। ये भी भले डेथ हो चुका है बट इसको भी क्या मिलेगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर हुआ है तो या तो प्रॉफिट मिलेगा, या दूसरा इफ अगर लॉस हुआ है तो ये मिल सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कोई एक होगा एग्जाम में, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जो रहेगा अगर प्रॉफिट तो हो रहा है रिवैल्यूएशन का तो यहाँ लिखोगे, एंड जितना इसके हिस्से का उतना ही देना। दोबारा कह रहे हैं यहाँ पे तुम बना सिर्फ रहे हो किसका, जिसका डेथ हुआ है, तो जितना उसके कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आएगा वो उसको रिसीव होगा। इसके अलावा थर्ड क्या था हमारा, जो भी रिजर्व सरप्लसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस थे बैलेंस शीट की अपीयर्ड के तौर पे, वो हम ऑल पार्टनर्स के बीच में बांटते थे। बट यहाँ तो ऑल का बन नहीं रहा है, किसका बन रहा है सिर्फ। लेकिन जब इसी का दोगे तो कैसे दोगे, याद कैसे करोगे, जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट लॉस होता है कहाँ का, लाइबिलिटी साइड का, वो इसको मिलेगा। जो भी तुम्हारा एसेट साइड का एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं कहाँ का, एसेट से साइड का, वो इसको मिलेगा। जितना भी रहेगा, अगर जनरल रिजर्व दिया है, पीएल क्रेडिट दिया हुआ है, और जो भी चीज़ें दिया वो यहाँ पे मिल जाएगा उसको। बट ये ध्यान देना, बार बार कह रहा है, उसको उसके हिस्से का मिलेगा। मान लो रिजर्व दिया है 30,000 और रेसो दिया है 111 3 पार्टनर्स का, जिसका डेथ हुआ उसका है 1/3 प्रपोर्शन, तो उस 30,000 का 1/3 आएगा 10,000, वो यहाँ लिखाएगा सिर्फ, उसके अमाउंट का आएगा सिर्फ वहाँ पे। ये हमने वहाँ भी पढ़ा था रिटायरमेंट में ना। एक और, जो पार्टनर्स या तो छोड़ के जा रहा है या डेथ हो रहा है, तो उसको क्या मिलता है, गुडविल। और जब मिलता है तो उसका अपना कैपिटल क्या हो बढ़ेगा, बिकॉज उसको मिल रहा है गुडविल अमाउंट। वो भी गुडविल कौन सा, फर्म के वैल्यूड गुडविल में उसका जितना हिस्सा होता है, फर्म के वैल्यूड गुडविल में, ठीक है। तो उसमें
इसको जब मिलेगा कैसे मिलेगा, बाय द ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी बाय द गेनिंग पार्टनर्स। इसको क्या मिल जाएगा, उसके शेयर का गुडविल वैल्यूड वाला। अगर दो पार्टनर्स रिमेनिंग है तो दोनों देंगे, जो जो गेन किया मतलब वो मत करो, वो बेसिकली गेनिंग रेशियो में उसको प्रोवाइड कर देंगे। और ये हमने कंटेंट बनाना सीखा, याद करो वही यहाँ पे होने वाला है। अभी सभी हम ये सब क्वेश्चन जब लगाएंगे पोस्ट करेंगे वहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस ये फॉर्म भूलना मत। ये हमने इतना तो किया, तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं रिटायरमेंट में ना, अब क्या इसमें कुछ नया आ सकता है, कुछ भी अपार्ट फ्रॉम दीज 4-5 टर्म्स के अलावा कुछ और भी ऐसे टर्म्स हैं जो इसके नॉमिनी, मतलब जो नॉमिनी होता है डेथ पार्टनर का, वो मांग सकता है। जैसे सबसे पहला हो सकता है कि वो आईओसी मांगे रिमेनिंग पार्टनर से डेथ वाले पार्टनर कैपिटल पे। व्हाट इज आईओसी, इंटरेस्ट ऑन। और यहाँ क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज वो जब मांगेगा तो इससे उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो जो चीज़ कैपिटल बढ़ाएगा वहाँ लिखाता है। और क्या पता इसका उल्टा भी हो जाए, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो बिकॉज इसने कभी ड्राइंग किया होगा इन बिटवीन डेथ के पहले, तो रिमेनिंग पार्टनर्स जब आईओसी दे रहे हैं उसके ओपनिंग कैपिटल के ऊपर रेट जितना दिया है, अगर आईओसी बात क्वेश्चन में कहा है तो देंगे। तो उसी प्रकार आईओडी मांग भी सकते हैं ना, चार्ज कर सकते हैं। इफ़ उसने ड्राइंग कभी किया हो मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन दिया तो मतलब किया इसका मतलब। तो अगर ड्राइंग उसको देना पड़ा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आएगा आईओडी, बिकॉज ये उसके कैपिटल घटाएगा। और अगर जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा तो ऑब्वियस बात है, जो उसने ड्राइंग किया होगा फर्म में से, वो ड्राइंग का अमाउंट भी क्या होगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा फर्म के अंदर वापस से। जैसे उसका कैपिटल उसका मिल जा रहा है, जो उसका कैपिटल था वो उसको मिल जा रहा है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल जा रहा है। तो सिमिलरली जो उसने ड्राइंग किया होगा पास्ट में डेथ के पहले, उस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देना मतलब क्यों, तो उसके ऑटोमेटिक कट जाएगा पैसे उसके कैपिटल में से, और वो जो ड्राइंग उसने किया होगा वो भी उसको देना पड़ेगा, ड्राइंग अमाउंट जितना उसने ड्राइंग किया होगा। अब इसके अलावा और क्या सकता है, थोड़ा याद करो वो वाला चैप्टर नंबर 1 पीएल अप्रोप्रिएशन, वहाँ पार्टनर्स क्या दे देते हैं, सैलरी, क्या था, कमीशन। तो क्या पता इसको भी कुछ सैलरी कोई कमीशन का अमाउंट क्वेश्चन मेंशन कर दे जो उसको देना पड़े। तो बाई डिजीज पार्टनर सैलरी, जिसका डेथ हुआ है, बाई डिजीज पार्टनर कमीशन। अब ये सब तो वो अगर क्वेश्चन में सब कुछ दिया है तो तुम सब लेकर आओगे, बट इतना कुछ देता नहीं है, इसमें से हार्डली 4 ही 5 देगा। जो टॉप का मैंने लिखा है वो मेन है। जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, ड्राइंग, इसकी बात क्वेश्चन में है तो लाओगे, नहीं तो स्किप कर दो। बट एक चीज़ है जो अब नया है, ये सब तो नॉर्मल है, तुमने इतना पढ़ा रिटायरमेंट में, ये पढ़ा पीएल एप्रोप्रिएशन चैप्टर 1 में, तो नया तो था इसमें नहीं। एक नया है, वो क्या है कि उसका डेथ जिस समय होता है तो अकाउंटिंग है शुरू होने से लेकर उसके डेथ के डेट तक का जितना उसने काम किया होगा फर्म के अंदर, उसको वहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा, है ना। ये कुछ वैसे ही है कि मान लो कोई एक एम्प्लॉय है, वो अपने कंपनी में जॉब कर रहा था, उसका डेथ हो गया महीने के 10 दिन बाद। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, क्या वो 10 डेज जिसने काम कर लिया होगा उस महीने के पूरे 10 डेज का, तो जो उसका सैलरी बना होगा उस कंपनी में काम करते वक्त, क्या कंपनी उसका 10 डेज पैसा नहीं देगा, एग्जैक्टली देगा, कैलकुलेट कर देगा कि भाई 30 दिन का इतना है तो 10 डेज का निकाल देगा मैथमेटिकली। तो ये यहाँ पे लॉजिक भी है कि उसका डेथ हुआ रैंडम किसी डेट पे, अनसर्टेन डेट पे, जो कि कोई प्लान नहीं था, है ना। तो इन दैट सिचुएशन उसके डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डेट से लेके डेथ के डेट तक का जो गैप होता है, उसको उतने समय तक क्या चाहिए, प्रॉफिट। जब हम कह रहे हो उसको चाहिए, इसका मतलब उसका डेथ हो चुका है, जो उसका नॉमिनी वो चाहिए उसको मतलब, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आता है और कैसे निकालते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, वहाँ जब क्वेश्चन आएगा वहाँ देखा जाएगा। तुम्हें पता है क्या याद करना, सिर्फ उसका एंट्री, वो प्रॉफिट उसको मिलेगा तो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, इधर, वो तो क्लियर है। बट नाम पे समझो कैसे लिखोगे। अब कंडीशन ध्यान देना, जब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट मिलता है डिजीज्ड पार्टनर को, प्रॉफिट का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करोगे वो तो आगे की बात है, जब न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। नाम क्या यूज करोगे, 2 चॉइस है, या तो लिखोगे पीएल सस्पेंस अकाउंट और बाई रिमेनिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। अब ये जो दो नाम मैंने लिखा है एक साथ, ये और लगा है, मतलब कोई एक ही लिखना होता है एग्जाम में। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कौन सिचुएशन? इफ हमारे क्वेश्चन में, इफ तुम्हारे क्वेश्चन में अगर पीएल सस्पेंस यूज करना है वर्ड प्रॉफिट देते वक्त, तो ये तभी यूज करोगे ये वर्ड जब तुम्हारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नॉट गिवन। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना अभी न्यू रेशियो डिफाइन नहीं किया है, बस सिंपल केस है। तो जैसे मान लो ओल्ड था 111, एक पार्टनर का डेथ हो गया, ए वाले पार्टनर का पहले वाले का, तो हमने ये जाना तो है कि बाय डिफॉल्ट ने 1 काट दिया पहले वाले को, तो 1 अगेन हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। ये हमने अज्यूम करते हैं, ये कोई एक्चुअल उनका एनआर बनता नहीं है। जब तक वो ऑफिशियली अपना एक एनआर डिसाइड ना कर ले, तो हम तो बस अज्यूम कर सकते हैं ना। तो अगर एनआर ऑफिशियली नहीं दिया हुआ है, तो इन दैट केस ये प्रॉफिट पाएगा, बट नाम क्या यूज करोगे, पीएल सस्पेंस। इसके पीछे रीजन अभी हम आगे डिस्कस करने वाले न्यूमेरिकल लगाते वक्त। और अगर एनआर दिया हुआ है, इफ एनआर गिवन दिया हुआ है, तो इन दैट केस रिमेनिंग पार्टनर्स का नाम आएगा। और भी जो पार्टनर्स रिमेनिंग आएंगे वो भी कौन से आएंगे, सिर्फ जिन्होंने गेनिंग किया है गेनिंग रेशो में। जो जो पार्टनर्स गेन किए हैं उनका नाम वहां पे आएगा गेनिंग रेशो के कॉन्टेक्स्ट में। अब पता है अच्छी बात क्या, ये जो दो अमाउंट लिखोगे, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों सेम रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग भी डिस्कस न्यूमेरिकल लगा लेंगे। इतना कुछ वो डिजीज्ड पार्टनर्स पा सकता है डेथ के तुरंत बाद, उसका नॉमिनी पाएगा मतलब। और जब ये सब हो जाता है, इसको क्लोज कर लो, इसका हमेशा बैलेंस इधर आएगा, वहाँ नहीं जा सकता। और जब बैलेंस निकालोगे तो चॉइस है, वहाँ भी चॉइस क्या है, या तो उसे पेमेंट कर दिया जाएगा टू कैश और बैंक। ये क्वेश्चन में लिखा होता है कि पेमेंट कर देना है पूरा अमाउंट, तो पेमेंट कहा है तो कर दो, नहीं कहा है तो फिर बाय डिफॉल्ट इसको पैसा जितना पैसा होगा, इस बार लोन मत भेजना। रिटायरमेंट में हम लोग क्या कर देते हैं, कहाँ ट्रांसफर कर देते बताओ, लोन में बाय डिफॉल्ट। जब कैश की बात नहीं कहता था, यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ तुम लोन वर्ड यूज नहीं करोगे। जब पेमेंट के लिए नहीं कहेगा तो कैश भी नहीं आएगा, तो वर्ड क्या आएगा फिर, यहाँ एक वर्ड बदल जाएगा। जिसका डेथ हुआ है, लाइक मान लो इसका एग्जाम्पल नाम है एक्स, तो जो भी इसका नाम रहेगा उस पार्टनर का, उसका एग्जीक्यूटर या नॉमिनी, जो भी इसका नाम लिखा रहेगा, तो जिसका डेथ हो रहा है उसके नाम का लोन ओपन मत कर देना, बिकॉज वो पार्टनर है कहाँ, तो उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर या नॉमिनी का नाम यहाँ मेंशन करना होता है। और ये भी कब, जब पेमेंट की बात नहीं कह रहा है। अगर मिक्सअप कह रहा है कि हाफ पे कर देना है, बाकी हाफ को ट्रांसफर करना है एग्जीक्यूटर के अकाउंट से, तो हाफ पेमेंट दिखा देना, बाकी अमाउंट वहाँ दिखा देना, बस लोन मत लिखना। एंड ये भी ध्यान देना कि कैश कहेगा तो कैश लाओगे, नहीं कहे तो पूरा अमाउंट जाएगा एग्जीक्यूटर में। ये जितना भी कंटेंट है तुम लोग को दिमाग यहाँ से घूमेगा किस वाले पे, कि भाई ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से इसमें आ गया। ये जो प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकलेगा, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जो क्वेश्चन में कंडीशन का है, प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग निकलता है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए, पहले इतनी बातें याद होना चाहिए कि डेथ वाले पार्टनर को इतना कुछ मिलता है आमतौर पे। अब हम तुम्हें एक सवाल दिखाते हैं, पहले चीज़ों को और क्लैरिफाई करने, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था नहीं कि हम तुमको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बताएं उसमें। अब तो एक न्यूमेरिकल देखो बेसिक समझने के लिए, और ये जो न्यूमेरिकल है, ये मेरा मोटिव सिर्फ न्यूमेरिकल का बेसिक करवाने का नहीं है, इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ भी है, 3-4 नंबर का मिनिमम। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखो, एज पर न्यू बुक के हिसाब से 58 ओपन करो उसको, और इसमें देखोगे ना जो भी कंटेंट दिया हुआ क्या क्या लिखा है, 3 पार्टनर्स ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म। आगे लिखा नहीं कि रेशो क्या था, तो हम क्या मान लें, फिलहाल इक्वल मान लें, जब रेशो नहीं दिया है तो ABC रेशो दिया 1-1 दिया नहीं था, हमने माना है 1-1-1 ओल्ड रेशो। आगे पढ़ो क्या लिखा है, बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2021। यहाँ पे इस सेकंड पार्टनर डेथ हुआ है बी का, और डेट मेंशन है, कब डेट दिया हुआ है, 30 लिखा है ना, 31 अगस्त 2021। डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है इस बार डेथ वाले केस में, डेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कैलकुलेशन करते वक्त, तो ये ध्यान देना इस चीज़ को। आगे क्या लिख रहा है पढ़ो,
B share of profit from the closure of the account last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 complete year of profit before the death. पहली बात तो ये पूरा सवाल इन सब पे है ही नहीं. वो जो पूरा सवाल हमारा है वो किसी फोकस सिर्फ है प्रॉफिट पे, कि उसको प्रॉफिट देने की बात कह रहा है. और अभी यहाँ पे सिर्फ एंट्री कह रहा है, जनरल एंट्री. ये इतना बड़ा लेजर बनाने नहीं का है, क्वेश्चन छोटा सा है. अभी जब और आगे बढ़ोगे तब वहाँ पे तुम्हें सब कुछ दे देगा, मैक्सिमम चीज़ दे देगा. बट यहाँ तुम्हारा अभी सिखा पता किस तरह से, अभी आने वाले 1-2 क्लासेस तक या स्टार्टिंग के 5-6 सवालों तक तुम्हें इस पे फोकस कराया. जो नया पार्ट है 5% जो एकदम इस पूरे टॉपिक का नया पार्ट है, तुम उस पर काम करोगे अगले 3-4 सवाल तक या 1-2 लेक्चर तक. उसके बाद जब इस पे कमांड हो जाएगा, फिर तुमको एज अ होल पूरा एज अ मिक्सअप होके आएगा. और जब मिक्सअप होके आएगा कोई दिक्कत नहीं है. ऊपर सब रिपीटेड है, बस नीचे जो नया पार्ट था वो तुमने अलग सीख लिया अलग से. अब यहाँ सीखने जा रहे हो, एक बार जान गए उसके बाद जब क्वेश्चन लगाओगे बिग वाले पार्ट के लेवल पे कर लोगे. तो पहले देखो इसमें क्या कह रहा है. इसमें कह रहा है कि बी का डेथ हुआ है 31 अगस्त को. इसमें अकाउंटिंग ईयर का देखो डेट दिया है 31 मार्च क्लोजिंग. तो इसका ओपनिंग क्या हुआ होगा 1 अप्रैल. तो मतलब इसका ओपनिंग हमारा है 1 अप्रैल 2021 और इसका क्लोजिंग कब हुआ होगा 31 मार्च 2022. अब प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे अकाउंटिंग ईयर के गैप में इसका डेथ कब हो गया. जरा टाइम काउंट करो. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ आ रहा है. अक्टूबर नहीं, रुको सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्या बोल रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ आ रहा है ना, क्योंकि अगस्त एंडिंग तक गया है पूरा ना. तो 5 मंथ के लास्ट डेट पे उसका डेथ हुआ है. ये भी तो क्वेश्चन में पता है, तुम्हारा कैलकुलेशन हार्ड ना होने पाए तो यहाँ भले ही वो डेथ अनसर्टन होता है बट उसने जानबूझ के क्या रखा है 31 अगस्त, ताकि तुम्हारा वो एकदम एग्जैक्ट 5 मंथ का फिगर आ जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. प्रॉफिट इनको मिलना है, ये तो क्वेश्चन में कह दिया साफ साफ. बस प्रॉफिट मिलने के लिए एक कंडीशन दे दिया है. और कंडीशन क्या है, इनको प्रॉफिट मिलेगा उस फिगर पे, ध्यान सुनना, इनको प्रॉफिट मिलेगा उस फिगर पे जो कि फर्म के पास्ट के 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का फिगर जो है उस पे लिख दे रहा हूँ. जो भी फर्म का प्रॉफिट था लास्ट 3 ईयर के एवरेज का, उस पे देना है. तो हम पता है हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट दे भी दिया क्वेश्चन. देखो 40, 50, 72, 40, 50 एंड 72. यहाँ पे तो कहा है कि इन 3 साल के प्रॉफिट का निकालो एवरेज जो भी आएगा. चलो कोई सॉल्व तो कितना है, कोई सॉल्व किया इसको. 40, 50 एंड 72 अपॉन 3, ये कितना आता है. फर्म प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर एवरेज. क्वेश्चन में एवरेज कहाँ है, मतलब तुम्हें एवरेज करना पड़ेगा 3 साल प्रॉफिट का. वो देना कैलकुलेटर वहाँ से 40, 50, 90, ये तुम्हारा आएगा 162. सॉल्व किए तुम्हारा आएगा 54,000 आ रहा है. ये मेरे हिसाब से आ रहा है, तुम लोग वेरीफाई कर लेना. अब जानते हो ये जो आया अमाउंट 54,000, बेटा गिरता तो मार भी खाते भी क्या सर, कोई नहीं, ठीक है. ये जो प्रॉफिट आया ये एवरेज है. लेकिन अगर तुमने 3 साल के फर्म के प्रॉफिट का, पूरे 3 साल के फर्म प्रॉफिट का एवरेज निकाला है, तो जो प्रॉफिट आएगा सॉल्व करने पे वो भी साल भर का आएगा. भले एवरेज है बट साल भर का आएगा ना. उसका डेथ कब हुआ है. और एक चीज, ये प्रॉफिट अभी तुम जो निकाले हो किसका निकाले हो, तुम्हें ये पता लगाना है कि उस रेस्पेक्टिव जिसका डेथ हुआ पार्टनर उसका कितना प्रॉफिट आएगा ना. तो कैसे निकालें, यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना है कि बी के शेयर का प्रॉफिट कितना होगा. तो ये अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट हमने सॉल्व किया 54,000, ये पूरे फर्म का है, हाँ है ना, फर्म का है एवरेज 3 साल का. अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम बी के शेयर से, दैट इज 1/3. तो ये तो फैक्ट है, बी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे फर्म के प्रॉफिट को, तो जो भी आएगा
वो तुम्हारा उस रेस्पेक्टिव बी का प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। बस एक दिक्कत है, जब इसको सॉल्व करोगे ये पूरे साल भर का आ जाएगा। अब वो कहाँ साल भर काम किया, तो डेथ उसका हो गया 5 मंथ के विद इन में ना। तो जब डेथ हुआ ही है 5 मंथ में, तो उसको प्रॉफिट पूरे साल भर कैसे मिल सकता है। बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स ऑब्जेक्शन करेंगे, वो कहेंगे भाई जब आपके पार्टनर जिसका डेथ हुआ है वो फर्म में 5 महीने ही रहा, तो उसको प्रॉफिट क्यों मिले पूरे साल भर का, क्योंकि साल भर के प्रॉफिट का तुम 1/3 करोगे तो जो भी आएगा वो बी के हिस्से का प्रॉफिट भले ही आएगा, बट स्टिल वो साल भर का आएगा। हमें क्या करना होगा इसके लिए, मल्टीप्लाई अलग से करना पड़ेगा 5/12 से, टू मेक दैट प्रॉफिट फॉर 5 मंथ। 5 मंथ का प्रॉफिट वो हमें मिल सके, ये करना पड़ेगा। और ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन के कंडीशंस पे, बदलता रहता है। ये कोई मतलब ये फिक्स नहीं है। तुम्हारा एंड गोल क्या है, प्रॉफिट तक पहुंचना। तो ये देखो प्रॉफिट तो हमारे फर्म को मिल चुका था, उसी फर्म के प्रॉफिट का मैंने किया 1/3, तो बी का मिल गया, बट वो साल भर का है। डेथ हुआ है विद इन 5 मंथ, तो 5 मंथ के लिए कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा सॉल्व करने पे 7500। ये वो फिगर है जो बी को मिलना है प्रॉफिट का अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमें अभी ये नहीं कह रहा है कि तुम बैठ के लेजर बनाओ उतना लंबा चौड़ा, अभी यहाँ पे सिर्फ कह रहा है प्रॉफिट तक रेस्ट्रिक्ट होके उसका एंट्री पास करो, दैट्स इट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कह रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है, देखोगे ना। सबसे पहला कंडीशन कह रहा है, पढ़ो, कि इफ देर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी। मतलब यहाँ पे एनआर को लेके कुछ नहीं कह रहा है, बस बी का डेथ हुआ दैट्स इट। ए और सी ने अभी अपने एनआर को लेके कोई भी समझौता आपस में नहीं किया है कि बी के जाने के बाद उनका अपना एनआर कितना होना चाहिए बताया नहीं गया है। तुम लोगों को इतना पता है, दिमाग तो है भाई हम बी काट दें, जो आएगा 1/1 वो हमारा क्या हो जाएगा एनआर, बट वो तुम डायरेक्टली अज्यूम करके करते हो ना, वो ऑफिशियली एनआर का पैटर्न नहीं है। जब दिया होता है तो मतलब वो ऑफिशियली होता है। तो यहाँ पहले वाले पार्ट में जो कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पहले वाले पार्ट में इफ एनआर इज नॉट गिवन, तो इन दैट केस जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड क्या रहेगा, पीएल सस्पेंस, प्रॉफिट देते वक्त। अब एक बेसिक सवाल, ये प्रॉफिट तुम उस बी को दे रहे हो कि मांग रहे हो, दे रहे हैं ना। और जो भी हम पार्टनर को देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो इन दैट केस उस पार्टनर का नाम कहाँ लिखाता है, उस पार्टनर नाम कहाँ लिखा है, जनरल एंट्री में कहाँ लिखाता है, क्रेडिट में। तो यहाँ जो पैसा बी को मिलने वाला है, तो एंट्री जब बनाओगे तो टू बी कैपिटल लिख सकते हैं हम लोग, कितना अमाउंट है। बस अब इतनी सी बात है कि अगर यहाँ पे रेशो नहीं था एनआर वाला, एनआर, तो जो ऊपर वर्ड यूज करो डेबिट में, वहाँ वर्ड क्या आएगा, पीएल सस्पेंस अमाउंट। बी को पैसा मिला, बस वो जो पैसा मिला प्रॉफिट का, वो अभी सस्पेंशियल तरीके से दिया गया, मतलब कि अभी इस 7500 को एट द एंड कौन बियर करेगा, देने के लिए गेनिंग पार्टनर्स। बट यहाँ पे जब ए और सी ने अभी अपना गेनिंग डिसाइड नहीं किया, गेनिंग रेशियो, तो वो दे कर सकते हैं। बी को दे के साइड कर दिया गया, उसको उसके पैसे मिल गया। अब इस 7500 को ए और सी आपस में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे वो अभी डिसाइडेड नहीं है, बिकॉज एनआर मेंशन नहीं है। तो ए और सी ने क्या किया कि भाई बी को दे हटाओ, और अभी फिलहाल वहाँ पे एक पीएल सस्पेंस लेके छोड़ दो। व्हाट इज सस्पेंस, कि अभी उस प्रॉफिट लॉस जो दिया गया है, जो कि एक्चुअल लॉस ही है रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए, कि उनको देना पड़ रहा है बी को, तो वो अपने में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अभी वो मेंशन नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, बिकॉज एनआर नहीं दिया है। तो उन्होंने बस ये वर्ड लेके छोड़ दिया। ये एक तरह से उनका आपस में चीज़ों को मैनेज करने का तरीका होता है कि भाई अभी ऐसा करो, बाद में देखा जाएगा। बट जो सेकंड केस है, लास्ट केस, उसमें पढ़ के लिखा है कि हमें वहाँ पे गिवन दे दिया, इफ एनआर इज कितना दिया हुआ है 7:2, ये मैं एनआर दे दिया ना। तो अगर एनआर देगा और तुम्हें स्टिल प्रॉफिट देना है बी को जिसका डेथ हुआ है, तो उसका कंडीशन बहुत सिंपल सर, ओआर था, एनआर दिया है, तो ऐसे केस में ऑलवेज पहले निकालो क्या चीज़, यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, क्या निकालो, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ निकाल पाओगे, आंसर दिया है ना, वो आंसर क्या देख रहे हो। अगर तुमसे कहें जी वो निकालो जीआर, व्हाट इज गेनिंग रेशियो, जो पार्टनर्स रह गए उनका न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ता है, न्यू माइनस में ओल्ड। चेक करो ए और सी का, ए का और सी का, यहाँ कितना ए का न्यू है 7/12 बोलो, और कितना ए का ओल्ड था 1/3। सॉल्व करो, एलसीएम 12 आएगा,
तो 7 माइनस ये आएगा 4, दिस कम्स प्लस में आएगा 3/12 और प्लस इंडिकेट गेन हुआ है। इसी प्रकार सी का चेक करो, ध्यान दो यहाँ पे, सी का कितना था न्यू 5/12, इनका ओल्ड था 1/3। ये हम लोग सीखे हैं अपने रिटायरमेंट के टाइम पे हाउ टू गेट GR, तो सेम पैटर्न है 5 माइनस में 4 विच कम्स प्लस 1/12, दिस ऑल्सो गेन। दोनों को एक साथ लिख दो, जब एक साथ लिखोगे तुम्हारा क्या मिल जाएगा GR विच कम्स कितना आएगा 3:1। ये जो 3:1 आया ये बता रहा है कि भाई उस बी को पैसा देने के लिए प्रॉफिट का ए और सी ने अपना जो गेनिंग प्रपोर्शन हासिल किया है उसके शेयर गेन किया है, दे विल प्रोवाइड द प्रॉफिट इन दैट रेशो ओनली। यहाँ पे मालूम चल चुका है कि भाई ए ज़्यादा गेन किया है, सी कम गेन किया है, तो उस प्रॉफिट को बांटते वक्त ए ज़्यादा देगा अपने कैपिटल में से और सी कम देगा। तो एंट्री जब बनाओगे तो लॉजिक वही है, जैसे लॉजिक था लॉजिक वही रहेगा कि ये पैसा बी को मिल रहा है, बी को मिलना तय है, तो अगेन जो बी का नाम है कहाँ लिखाएगा एज पर एंट्री हिसाब से, यस तो एंट्री क्या हो जाएगा 2B कैपिटल जितना उसे मिलना है। अब बस फर्क कितना है, बिकॉज इस बार NR था, बिकॉज इस बार ए और सी ने अपने गेनिंग रेशो को डिफाइन किया हुआ है, जो तुम निकाल सॉल्व भी कर लिए, तुम्हें क्वेश्चन में GR नहीं दिया था, तुम निकाल के पता लगा ली, लेकिन तो इसका मतलब इस बार ए और सी किस तरह देने वाले हैं उस बी को पैसा, वो तुम निकाल सकते हो खुद ही। अब कैसे, उस 7500 को डिस्ट्रीब्यूट करो 3/4 1/4 में, तो इतना ए देगा इतना बी देगा, ये प्रोवाइड तुम कर रहे हो गेनिंग रेशो में, दैट इज 4:1 में, नहीं 3:1 में। सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, कितना 5625। एक मिनट, हाँ बताओ 5600 और नीचे 1875। पता है ये एंट्री और ये एंट्री कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे अभी वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं न्यू पार्टनर ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स कि भाई वो पैसा बी को देते वक्त अभी हम लोग अपने में कैसे कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पे तो अनसर्टेन है तो उन्होंने PL सस्पेंड लेके छोड़ दिया, यहाँ पे वो सर्टेन था तो उसी वक्त उन्होंने आपस में बांट भी लिया कि भाई इतना बी को मिलना है तो इतना ए देगा इतना सी देगा। ये कब कर पाए, जब NRV मेंशन था। और ये एंट्री जहाँ बना रहे हो यही सेम अगर हमको करना पड़ता क्या, पार्टनर्स उस डिजीज पार्टनर का बनाना पड़ता कैपिटल अकाउंट, तो वो और सिंपल है, बस हम हिंट दे रहे हैं समझाने के लिए सिर्फ। वो क्या है कि अगर मुझे यहाँ बनाना पड़े बी का कैपिटल अकाउंट, तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन में दिया तुम्हारा नहीं है, बस हिंट कर रहे हैं हम कि मान लो तुम्हें बी का वो दिया होता बैलेंस, तो यहाँ लिख दो बैलेंस अपना उसका जो भी दिया रहता, यहाँ दिया नहीं जैसे बैलेंस BD, और बाकी पहला केस हो या दूसरा केस हो, अगर एंट्री वहाँ पोस्ट करना सीखना हो सिर्फ प्रॉफिट का फिलहाल, बाकी सब पोस्ट बाद सीखा जाएगा। तो अगर मुझे इसको पोस्ट करना हो कैसे करोगे, अगर ये पोस्ट करना है तो ये यहाँ पे आ जाएगा बाई PL सस्पेंस 7500, ये बी को मिल रहा है। या अगर इसको पोस्ट करना है इस वाले को तो कैसे आएगा, बाई A बाई C, अमाउंट कितना था 5625 एंड नीचे 18, ये दोनों ऐड करोगे इतना ही आता है। दोनों एक साथ कभी तुम्हें एग्जाम में नहीं कहेगा, यहाँ तुम सीख रहे हो, बुक है तुम्हें दोनों कंडीशन दे दिया एक साथ। फॉर्मेट याद रखना कि जब भी कुछ देना होता है तो यहाँ लिखाते हो और जब मांगना हो तो यहाँ लिखते हो, और एक पार्टनर जो जा रहा हो या डेथ हो रहा हो जो भी, उसको हमेशा कुछ मिलना ही रहे जरूरी नहीं है, उससे कुछ मांगा भी जा सकता है। ये 3-4 चीज़ें थी जो मांगा जा सकता है, ठीक है। अभी हमने फोकस किया है इस वाले पार्ट पे और एंट्री पे, बट पता है इस मेन बच्चे कहाँ फंसते हैं, यहाँ फंसते हैं। यहाँ तुम्हें कहा था फर्म का प्रॉफिट 3 साल का एवरेज वो बेस बनेगा प्रॉफिट देने के लिए। आज ऐसे कहा है ना, तुम इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाल पाए ना, अब यही चीज़ें बदल सकता है, एंट्री नहीं बदलेगा, एंट्री 100% रिपीट करेगा बार बार अब, लेकिन दिक्कत तुमको आएगा हमेशा प्रॉफिट निकालते वक्त। आज ऐसे कहा है ना, मतलब से कहा होता है इस क्वेश्चन में कि जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा जो बी को मिलना है उसके हिस्से का, वो बेसिकली 3 साल के प्रॉफिट के सम के अकॉर्डिंग निकालना है, एवरेज नहीं। क्या बोला, सिर्फ सम, तो मतलब तीनों को जोड़ लो, कितना जोड़ने पाया था 1620000। अब वो हमारा बेस बनेगा प्रॉफिट निकालते वक्त, कैसे भाई 1620000 इंटू बाकी जो किए होते,
तो मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए जो कंडीशन क्वेश्चन में देगा कोई फिक्स नहीं है, तो कुछ भी कह सकता है। वो लोग क्वेश्चन जब लगाएं तो दिमाग चले अपना चल जाएगा। बट फिलहाल ये हमारा भी इस चैप्टर का इस मतलब डेथ वाले पार्ट का एक बेसिक सवाल था, बट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको याद रख लो। बाकी हम लोग इसको भी और थोड़ा सा और क्वेश्चन लगाएंगे सेपरेट वाला, जिसमें सब आएगा वो भी आगे आएगा उस टाइप का सवाल। अभी तुम लोग थोड़ा सा काम करो इंडिविजुअल टॉपिक पे कि सवाल अगर प्रॉफिट बेस्ड आए जो इसमें नया वाला हिस्सा था तो कैसे करते हो। बाकी जितना कुछ लिखा है, एक आखिरी चीज़ था बताना भूल गया, ये जो IOC है ये तुम निकालते हो ओपनिंग कैपिटल है, भूलना मत, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, चलो इतना उतार लो, बाकी जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे चीज़ों को और आगे ले चलेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।